हल्के हल्के छुटपुट बादल थे, कुछ धुंध हल्का जरूर था, पर शाम होते होते आसमान बिल्कुल साफ हो गया है। दिन भर दोपहर की तपती धूप और अत्यधिक तापक्रम के कारण यूं तो बाहर निकलकर काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर वैज्ञानिकों के हृदय में विश्वास और विज्ञान की इतनी ठंडक है कि मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ढलता हुआ सूरज संपूर्ण भारतवर्ष के नौवहन प्रबंधन को एक आशातीत पैगाम देकर जाएगा। हमने प्रक्षेपण मुहिम के साथ ही लगातार मौसम और हवा की गति पर नजर रखी है और आज जमीन पर हवा की गति भी खासी सामान्य, वैसे लगभग 15 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होता है। वायुमंडल में पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर आज सुबह मापी गई वायुगति द्वारा कार्यक्रम को आवश्यकता अनुसार पुनः अभिकल्पित किया जाता है ताकि आरोहण के दौरान वायुगत की घर्षण भार को अल्पतम किया जा सके। आज प्रातः किए गए विस्तृत अनुकरणों से प्रतीत होता है कि सभी मान अपेक्षाएं नियत सीमाओं के अंदर हैं। सुबह के अवलोकनों के आधार पर वायुमंडलीय विद्युत क्षेत्र भी स्वीकार्य है। प्रक्षेपण के लिए यह विद्युत क्षेत्र 1000 वोल्ट प्रति मीटर से कम होना चाहिए ताकि तड़ित की किसी भी संभावना को नकारा जा सके। इस समय हम लगभग 2 मिनट की दूरी पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण प्रक्षेपण के हिसाब से होते हैं। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है वो है अंतरिक्ष वस्तु निकटता विश्लेषण। एक और बात जो प्रमोचन के होने या न होने से जुड़ी होती है। इस विश्लेषण का आधार है संघट्ट या टकराहट का खतरा। कक्षा में पहुंचने के बाद किसी भी पूर्व विद्यमान वस्तु से यान के अंतिम चरण या उपग्रह से टकराने की संभावना का अनुमान लगाना इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है। ऐसे किसी भी संभावित टकराव से बचने के लिए प्रमोचन समय को उपलब्ध प्रमोचन विंडो में उचित रूप से समायोजित कर लिया जाता है। शार से किए गए पिछले कई प्रक्षेपणों में अंतरिक्ष वस्तु निकटता विश्लेषण करना एक प्रमाणित तरीका है। पिछले कुछ प्रक्षेपणों में इसी अध्ययन के आधार पर प्रमोचन समय में 1 से 2 मिनट की देरी की गई थी और वर्तमान में PSLV C-32 जो INSS 1F को ले जा रहा है, ऐसे प्रक्षेपण में भी इन्हीं गणनाओं के आधार पर 1 मिनट की देरी हुई है। इस समय हम लगभग 50 सेकंड की दूरी पर। Less than 1 minute for the launch. To be very precise, we are at minus 45 seconds. So all eyes on the lower stage of the rocket. Minus 40 seconds. So as per the planned sequence, we should have the ignition of the solid S139 and 4 strap-on motors. Minus 30 seconds. Minus 30 seconds. Real-time programs activated. Roger. Minus 25 seconds. Minus 25 seconds. Minus 20 seconds. 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, plus 1. PS1 on ground three. is So vehicle lift off Plus 5 seconds. with S139 and 4 ground lit strap-on motors. Plus 10 seconds. You can see the view of the PSLV. बिल्कुल आकाश साफ और एक अच्छा दृश्य। प्रमोचन यान बिल्कुल अपने गंतव्य की ओर आकाश में आगे बढ़ता हुआ और जोरदार गर्जना के साथ एक लकीर, एक इबारत लिखता हुआ 6वां उपग्रह इस नौवहन उपग्रह प्रणाली का। Plus 35 seconds. So at 25 seconds into the flight, we had the ignition of the airlift strap-on as well. The time right now is 40 seconds. So at 70 seconds, we should have the separation of the ground lit strap-on, which were ignited along with the S139 stage, followed by the separation of the airlift strap-ons at 90 seconds. So far, the parameters indicates a very close match with respect to the time and altitude, time and velocity. 60 seconds into the flight. जी हाँ, बिल्कुल सामान्य निष्पादन प्रथम चरण का इसकी घोषणा भी की गई और प्रथम चरण लगभग 108.86 सेकंड में सेपरेशन कर जाएगा, पृथक हो जाएगा और ऊंचाई उसी में लगभग 56 किलोमीटर होगी और इस समय हम करीब करीब बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हैं पृथक्करण के। As planned, the ground lit strap-on was separated at 70 seconds, followed by the separation of the air lit strap-ons at 92 seconds when the vehicle was at an altitude of 40.8 kilometers. We just now heard the announcement air lit strap-on has been separated.
The flight is at 108 seconds now. Anytime we should hear the announcement. Yes, the PS1 has been separated successfully at 108 seconds. And the second stage, the PS2 has been successfully ignited. Plus 2 minutes. जी हाँ, प्रथम चरण अलग भी हो चुका है और द्वितीय चरण प्रज्वलित होते हुए यान अपने गंतव्य की ओर लगातार आगे बढ़ता होगा और ये द्वितीय चरण जो है वो लगभग 152 सेकंड का प्रज्वलन काल लिए हुए है, जहां पे वो करीब करीब यान को 134.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंचा देगा। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण सामने आएगा जब हीट शील्ड सेपरेशन होगी, पेलोड फेयरिंग है वो सेपरेट होगी, उसका पृथक्करण होगा करीब करीब 194.96 सेकंड्स के बाद, जब ऊंचाई लगभग 113 किलोमीटर होगी और उस समय वेगमान लगभग 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। इस समय हम लगभग 160 सेकंड का समय व्यतीत कर चुके हैं। As you would have seen on your screen, with respect to the time versus altitude profile, the time versus velocity profile, a very close match with respect to the predefined flight parameters. And this is the view of the ground trace as the vehicle has left the launch base and going through the various regions in terms of the Plus 3 minutes. longitudes. In terms of the time, it is at 180 seconds now. Altitude is around 110 kilometers. Very closely we should have the announcement for the payload fairing separation, which should happen nominally at around 110 kilometers. So just now we have a confirmation payload fairing has been separated at 194 seconds when the vehicle altitude was around 113.3 kilometers. बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होता है। इस समय ऊष्मीय सुरक्षा कवच वो अपने यान से अलग हो चुका है और जो उपग्रह है उस पे जो ऊष्मीय गतिकी भार है वो लगातार उसके जो बाहरी कवच होते हैं, बाहरी जो सतह होती है उन पे आपतित होता है। इस समय बिल्कुल सामान्य निष्पादन जो वेगमान है वो करीब करीब 3.9 किलोमीटर प्रति सेकंड है और हम श्रीहरिकोटा से लगभग 405-410 किलोमीटर की दूरी प्राप्त कर चुके हैं और ऊंचाई करीब करीब 130 किलोमीटर की प्राप्त की जा चुकी है। बिल्कुल अभीष्ट जो निष्पादन है वो है, जो अवलोकित पथ है वो बिल्कुल अपेक्षित पथ से बिल्कुल तालमेल रखता हुआ आगे बढ़ता हुआ, बिल्कुल सामान्य निष्पादन। 255 seconds, very close to the PS2 burnout. Yes, PS2 has successfully burnt out, separated, and the command for the ongoing third stage, the PS3 has been issued at 260.9 seconds. The vehicle is at an altitude of 130 seconds, 136 kilometers. Third stage And performance if you look at the view of the altitude profile, this being an eastward mission and the orbit being a kind of a sub-GTO orbit, you can see a very shallow altitude profile as far as the PSLV trajectory is concerned. But not to forget, a very close match with respect to the predefined flight profile. Time, velocity, all matching well. The PS2 performance has been Plus 5 nominal. minutes. PS3 ignition also confirmed nominal and delivering the required velocity that is required to proceed ahead with the launch. आप इस समय अपने स्क्रीन पर देख पा रहे थे चेयरमैन इसरो श्री एएस किरण कुमार जी को और उनके साथ विभिन्न केंद्र के निदेशक बाकायदा और आंकड़ों का अध्ययन करते हुए आप देख पा रहे हैं कुन्नी कृष्णन जी को जो शार के निदेशक हैं, उसके बाद चेयरमैन, फिर वीएसएससी के केंद्र निदेशक महोदय श्री शिवन जी, फिर सोमनाथ जी एलपीएससी के, फिर उसके बाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के श्री तपन मिश्रा जी। इसलिए विभिन्न जो केंद्र निदेशक महोदय हैं वो भी आंकड़ों पर बेहद गहन निगाह जमाए हुए और सामान्य निष्पादन तृतीय चरण इग्नाइट हो चुका है। द्वितीय चरण का निष्पादन बिल्कुल सामान्य था। 260.9 सेकंड के बाद तृतीय चरण इग्नाइट हुआ था और उसका लगभग जो बर्निंग टाइम होगा, प्रज्वलन काल होगा, वो करीब करीब 395.8 सेकंड का होगा। इस समय हम करीब करीब 362 सेकंड की जो समय है वो पार कर चुके हैं। वेलोसिटी लगभग 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की है। हमें जो अभीष्ट वेलोसिटी, अभीष्ट वेगमान है जो प्राप्त करना है वो लगभग 9.6 किलोमीटर प्रति सेकंड का होना चाहिए। ये श्री जय कुमार जी आप सामने देख पा रहे हैं, उनके बगल में उमा महेश्वरन पीएसएलवी और जीएसएलवी के परियोजना निदेशक। 385 seconds, which is the nominal time at which the PS3 should burn out. And after the burnout of the PS3 stage, as you may be aware, we have the separation of the stage happening only after around 270 seconds to allow for the residual thrust of the third stage to
fully subsidized so that the ongoing stage, the PS4 could be ignited at 10 seconds after the separation. So right now we are at 410 seconds. The PS3 has burnt out. The velocity that has been added to the vehicle is around 7.33 kilometer per Plus second. 7 minutes. And the net velocity that it should impart Sharwell for and placing the Software LOS. satellite into an orbit of 284 by 20,650 will be of the order of 9.6 kilometer per Performance second. during combined So coasting right now is the normal. vehicle is in the coasting phase where you don't have any thrust activity being performed by the rocket stages. The whatever energy has been gained by the launcher is being converted into potential energy. Vehicle is continuously in the ascent phase, and we are at an altitude of 154 kilometers, and the vehicle has moved a downrange of almost 1,700 kilometers. जी हाँ, RNSS 1F को 284 किलोमीटर उपभू या पेरिजी और 20,657 किलोमीटर अपभू या जिसे हम एपोजी कहेंगे वाली दीर्घवृत्तीय उपभूतुल्यकालिक कक्षा या सब GTO ऑर्बिट कहें प्रक्षेपित किया जाएगा, जो भूमध्य रेखीय समतल के सापेक्ष में 17.86 डिग्री झुकी हुई होगी। इस प्रारंभिक कक्षा में अंतःक्षेपण या इंजेक्शन के पश्चात उपग्रह में लगी दोनों सौर पट्टिकाएं पूर्व नियोजित व समयबद्ध कार्यक्रम के अनुरूप प्रस्तरित हो जाएंगी या डिप्लॉय हो जाएंगी। उपग्रह से संकेत मिलते ही कर्नाटक के हासन जिले में स्थित मुख्य नियंत्रण सुविधा भू केंद्र मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी MCF हासन उपग्रह को अपने नियंत्रण में ले लेगा। फिर कुछ समय अंतराल के बाद उचित कक्षा और कक्षीय बिंदुओं पर द्रव अपभू मोटर या लैम के प्रज्वलन द्वारा इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन करेक्शन कक्षीय त्रुटि निवारण करके कक्षा में अभीष्ट उत्थापन किया जाएगा। अंततः उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा, जो भूमध्य रेखा से 5 डिग्री आनत पर झुकी हुई होगी, 32.5 डिग्री पूर्व देशांतर में। उपग्रह को की अभियान अभिकल्पित कालावधि लगभग 12 वर्ष की होगी। इस समय हम कोस्टिंग पीरियड से गुजर रहे हैं। कोस्टिंग पीरियड वो क्षण होते हैं जब जो तृतीय चरण है वो बर्नआउट हो जाता है और चौथा चरण जो है वो प्रज्वलित नहीं होता है। लेकिन जैसा कि अभी हमारे कमेंटेटर साथी श्री राधाकृष्णन जी आपको बता रहे थे कि ये क्षण है जब हम गतित ऊर्जा जो सॉलिड मोटर की होती है उसका उपयोग करके सीधे सीधे उसको स्थैतिक ऊर्जा में बदलते हैं, जब केवल हम ऊंचाई प्राप्त करते जाते हैं। इस समय हम लगभग 563 सेकंड का समय व्यतीत कर चुके हैं और वेलोसिटी जो वेग मान है वो करीब 7.3 किलोमीटर प्रति सेकंड है और रेंज करीब करीब हम शेरकोटा से 2600 किलोमीटर दूर जा चुके हैं। ऊंचाई 178 किलोमीटर की और अजीमत जो है वो 102 डिग्री प्राप्त किया जा चुका है। इस समय जो निष्पादन है वो बिल्कुल अपेक्षित जैसा हमने उम्मीद की थी वैसा ही यान आगे बढ़ता हुआ। So 590 seconds, the velocity is 7.3, altitude 181. So as per the nominal Plus 10 planning, minutes. we should have the separation of the third stage in the next 50 seconds, which is at 656 seconds, when the altitude should be around 190. This will be followed up by the ignition of the fourth stage, also called as the PS4 stage, in the next 10 seconds. So maybe another 40 seconds to go before the PS3 stage gets separated from the PS4 and followed by the ignition of the fourth stage. So right now we are in the coasting phase and the vehicle is reached an altitude of around 187 kilometers. As per the nominal mission planning, the fourth stage should take the vehicle to an altitude of around 438 kilometers and it should have imparted a velocity of 9.6 kilometer per second to make the satellite inject into an orbit of around 284 by 20,600, where the orbital inclination is around 17.866. So this mission of INSS 1F, which is the eastward mission Plus from the 11 launch minutes. base, is a totally planar trajectory without any yaw maneuver. We just now heard the announcement, PS3 has been separated at 6:55 seconds. PS4 engine started. And PS4 engine also has been successfully ignited. बहुत बहुत महत्वपूर्ण तृतीय क्षण बिल्कुल अभी हाल ही में पृथक हुआ है यान से और चतुर्थ जो चरण है अंतिम चरण जो है जो लिक्विड स्टेज है वो इग्नाइट हो चुकी है, प्रज्वलित हो चुकी है और हम अपने गंतव्य की ओर लगातार आगे बढ़ते हुए ये जो चतुर्थ चरण है वो लगभग 517.46 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। काफी लंबा समय है। एक्चुअली अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जो 4 चरण है वो चारों चरण एक दूसरे अलग होते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण जो पृथक्करण प्रणालियां हैं, ये घटनाएं होती हैं
बहुचरण आधारित यान के विभिन्न चरणों को उनके उपयोग हो जाने के बाद मुख्य यान से अलग कर दिया जाता है। इस पृथक्करण के लिए आवश्यक है कि वो सुरक्षित और संघट मुक्त हो, माने बिल्कुल इंपैक्ट फ्री होना चाहिए ताकि यान अपने पथ Plus से 12 minutes. भटके ना। ये पृथक्करण घटनाएं अभियान के लिए बेहद नाजुक होती हैं, इसलिए इनकी अभिकल्पना पर सबसे ज्यादा ध्यान देकर इन्हें साफ सुथरा, संतुलित व सख्त बनाया जाता है। PSLV C-32-32 में ऐसी कुल 6 पृथक्करण घटनाएं हैं। अभीष्ट कक्षा में पहुंचने के बाद IRNSS-1F को उपग्रह को कुछ महत्वपूर्ण प्राचल कुछ इस तरह से अपेक्षित होते हैं ताकि हम उन्हें जैसी उम्मीदें हैं वैसे प्राप्त कर सकें। PSLV में अनेक पृथक्करण प्रणालियां हैं, जैसे प्रथम चरण को यान से फ्लेक्सिबल लीनियर शेप्ड चार्ज एवं 8 रेट्रो रॉकेट्स पद्धति द्वारा तथा 2 हिस्सों में बने ऊष्मीय सुरक्षा कवच के दोनों भागों को लीनियर बेलो सिस्टम एक्सप्लोजिव कार्ड द्वारा अलग किया जाता है। मरमर बैंड बोल्ट कटर पृथक्करण प्रणाली का उपयोग करके द्वितीय चरण और तृतीय चरण को अलग करने के लिए बॉल रिलीज प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। पायरो थ्रस्टर सेपरेशन रिंग को आवश्यक घूर्णन प्रदान Plus किया 13 जाता है। minutes. उपग्रह को अंतिम चरण से पृथक करने के लिए पुनः एक बार मरमर बैंड प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। पृथक्करण के लिए आवश्यक बल कैनिस्टर में लगे 8 स्प्रिंग थ्रस्टर की सहायता से प्रदान किए जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि कैसे हम इन प्रणालियों से अलग अलग चरणों को हम यान से अलग करें ताकि उसका इम्पैक्ट ना हो और बिल्कुल सामान्य निष्पादन। एक लंबा समय अभी प्रज्वलन का व्यतीत होना है। हम लगभग 806 सेकंड व्यतीत कर चुके हैं। हमें करीब करीब 1211.18 सेकंड का समय व्यतीत करना है कुल, जब हम करीब करीब 488.9 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेंगे और वेगमान 9.6 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। So into the PS4 flight, almost 200 seconds of burn of PS4 has happened. Right now the velocity is around 7.8 kilometers. As you have seen on your screen, the orbital velocity to Plus be 14 minutes. in an orbit of around 200 by 2000 has already been achieved, has been imparted by the vehicle. The vehicle is at an inclination of 17.83 degrees. So another 200 seconds to go into the PS4 stage of flight. Right now the vehicle is already in the orbital phase. And as you will see, during the next 300 seconds of firing of PS4, the perigee will gradually increase because it has almost reached 200 kilometers. All that it has to reach is 284. But what is important is during this VAC 1 and next 2 300 acquired the seconds signal. of flight, the velocity addition will happen to the apogee. Right now, we see the apogee is roughly around 3,000 kilometer, which at the end of the mission should reach somewhere around 20,650 kilometers. So we are at 886 seconds. The altitude profile on your screen, the red one is the one, bottom curve is the altitude profile, the pre-flight, and what you're seeing with the green color is the one which the vehicle is presently going through. Plus The top 15 curve minutes. is the velocity profile. You can see a very VAC close 1 and match 2 in between the Minato. pre-flight and the one which is being achieved during this particular flight. So velocity around 8 kilometers, another one more 1.2 Both state kilometer performance velocity to be normal. added subsequently to ensure that IRNSS 1F gets into an apogee of around 20,650 with a perigee of around 250 kilometers. We have another 100 to 150 seconds to go into the flight before we hear the announcement that PS4 has been shut off, finally injecting the satellite IRNS 1F in the desired orbit. जी हाँ, जैसा कि अभी आपने सुना, बहुत महत्वपूर्ण ये क्षण, क्योंकि इस समय चतुर्थ चरण में శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి PSLV C-32 నిప్పులు చిమ్ముతూ నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. దిశ వ్యవస్థకు సంబంధించిన 6 ఉపగ్రహాన్ని ఇస్రో విజయవంతంగా ప్రయోగించింది. సరిగ్గా 4 గంటలకు PSLV C-32 వాహన నౌక నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. और यही वो क्षण होता है 44.4 మీటర్ల పొడవు, 1425 కేజీల బరువున్న IRNSS 1F అనే ఉపగ్రహాన్ని తీసుకెళ్లి నిర్ణీత కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టింది.
स्थापित किया जाएगा। इसका जो लिफ्ट ऑफ मास है वो 1425 किलोग्राम का है, जिसमें 598 किलोग्राम भार है वो शुष्क भार है, ड्राई मास है। और फिजिकल डायमेंशन अगर हम देखें तो करीब करीब 1.58 मीटर बाई 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर का एक छोटा सा क्यूबॉइड है ये उपग्रह, जिसमें बहुत ही आधुनिक प्रणालियां मौजूद हैं। पावर के हिसाब से देखें तो 2 सौर पट्टिकाएं लगेंगी जो करीब करीब 1660 वाट पावर माने 1.6 किलोवाट पावर जनरेट करेंगी। और अगर जब हम ग्रहण की स्थिति में रहेंगे तो एक इसमें 90 एम्पियर आवर की लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है। और इसमें जो लैम है, जो द्रव